अच्छा, इस लेक्चर में हम आईआरसी गाइडलाइन के जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सिर्फ वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो यूज़फुल हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो आईआरसी गाइडलाइन क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो कि 37/2018 ये एकदम रिवाइज गाइडलाइन है, फोर्थ रिवीजन गाइडलाइन फॉर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, 2018 में रिवाइज होकर के आई है। फोर्थ रिवीजन 2018 में हुआ है, थर्ड रिवीजन हुआ था 2012 में। तो ये गाइडलाइन के थ्रू ही हम जितने भी फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो डिज़ाइन करते हैं। अब ये जो गाइडलाइन है इसने क्या किया, पहले तो इसके पहले जब पुराने ज़माने में हम लोग सड़कें डिज़ाइन करते थे सीबीआर मेथड से करते थे, लेकिन जब से सॉफ्टवेयर का इवॉल्वमेंट हुआ है उसके बाद से जितने भी नए रिवीजन और एंड कोड के वो जोर दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर को। और सीबीआर मेथड जो कि हमने पिछले लेक्चर में यूज़ किया था कि सीबीआर परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, उसकी मदद से हमने थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाला था। अब जो आईआईसी के जो नए कोड आ रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि हम सिर्फ आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ही अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो पूरा लंबा सा कोड है 108 पेज का, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमारे लिए रिलेवेंट है डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए, उसको मैंने इंक्लूड करके दूसरी पीडीएफ बना ली है। ठीक है, तो आप डिस्कस कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या थे। तो सबसे पहले तो 3.2 सेक्शन में क्या लिखा है कोड ने कि द मैकेनिस्टिक एम्पेरिकल डिज़ाइन अप्रोच विच वॉज यूज इन सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन ऑफ IRC 37 is retained in the current revision as well for the design of flexible payment. The theory selected for the analysis of payment is linear elastic layered theory, in which the payment is modeled as a multi-layer system. The bottom-most layer, the foundation or subgrade, is considered to be semi-infinite, and all other upper layers are assumed to be infinite in the horizontal extent and finite thickness. ये जो सब assumptions हैं analysis में, elastic modulus, Poisson's ratio, and thickness of each layer are the payment input required for the calculation of stresses, strain, and deflection produced by a load applied at the surface of payment. IIT Pave software, which is updated version of FPave, developed for MORT research scheme R56 एनालिटिकल डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये एनालिटिकल डिजाइन होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का। चलो ये सब क्या बातें लिख रहा है। पहली चीज़ तो कि इसने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी एजम्पशंस हैं वो सब बता दिया कि लीनियर इलास्टिक लेयर थ्योरी मान लिया है, कहाँ पर हमने सेमी इनफाइनाइट मीडियम माना है, कहाँ पर हमने इनफाइनाइट मीडियम माना है, और हमने यहाँ पर इलास्टिक मीडियम मान करके एनालिसिस करेंगे कि कितनी थिकनेस ऑफ लेयर निकालें। अप्रोच क्या है? मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल। The vertical compressive strain on top of subgrade is considered in these guidelines to be the critical mechanistic parameter for controlling subgrade rutting. मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट दो तरह से फेल हो सकता है, या एक तरह से फ्लेक्सिबल पेमेंट के फेल होने के दो क्राइटेरिया हैं। पहला था, मान लो यहाँ पे इन्होंने रटिंग दे रखा है, तो पहला है रटिंग और दूसरा है फटीग। दोनों क्राइटेरिया क्या है अभी हम आगे समझेंगे। ये कह रहा है कि जो हमारा रटिंग क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत या रटिंग मॉडल जो है, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत सबग्रेड को क्रिटिकल माना गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बॉटम बिटुमिनस लेयर इज टेकन एज द कॉजेटिव मैकेनिज्म पैरामीटर विच हैज टू बी लिमिटेड टू कंट्रोल द बॉटम ऑफ क्रैकिंग इन बिटुमिनस लेयर। ये कह रहा है कि जो फटीग क्राइटेरिया है उसके लिए जो बिटुमिन की लेयर है उसके बॉटम पे हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन हमारा गवर्निंग फैक्टर है। ये सब चीज़ें क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जब डिज़ाइन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तुम बस थ्योरी पढ़ लीजिए कि क्या क्या दे रखा है कोड में, रिलेवेंट चीज़ें हमारे। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, फॉलोइंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया यूज इन दिस गाइडलाइन फॉर द डिजाइन ऑफ बिटुमिनस पेमेंट। पहला, सबग्रेड रटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, रटिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि एन एवरेज रट डेप्थ 20 mm और मोर measured along the wheel path is considered in these guidelines as a critical or failure rutting condition। कह रहा है कि जिस समय सरफेस पर 20 mm की रट डेप्थ आ जाएगी उस समय हम मानेंगे कि रटिंग के कारण पेमेंट फेल हो गया। मान लो कि ये हमारी टॉप बिटुमिनस लेयर है। ठीक है, तो ये अगर 20 mm की डेप्थ इसमें हो जाती है, यहाँ पर हमारा व्हील चल लो
फिर लोड लगा हुआ है, ठीक है। जब भी 20 mm की डेप्थ आ जाती है उतने नंबर ऑफ रेपिटेशन पे, तब हम मान जाएंगे कि रटिंग क्राइटेरिया के कारण ये हमारा पेमेंट फेल हो गया। और ये जो हमारा रटिंग डेप्थ आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमारा सबग्रेड प्लास्टिक स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है, यानी सबग्रेड जो है उसमें वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हमेशा के लिए दब जाता है। और क्योंकि सबग्रेड दब गया तो ऊपर की सारी लेयर दब गई और सरफेस पे 20 mm की रट डेप्थ आ गई, तब हम कहेंगे कि रटिंग के कारण हमारा पेमेंट फेल हो गया। और क्या दे रखा है, द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड that is 80 kilonewton repetition that can be served by the payment before critical average depth of 20 mm or more occurs is given by equation 3.1 3.2 respectively for 80% and 90% reliability level। रिलायबिलिटी क्या था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था जब सीबीआर निकाला था कि 80% रिलायबिलिटी क्या होती है, 90% रिलायबिलिटी क्या होती है। यहाँ पर भी सेम वही है। 80% रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है वो 80% रिलायबल है। इसका मतलब कि 80% चांसेस हैं कि इसी नंबर ऑफ रिपीटिशन पे पेमेंट फेल होगा। 90% रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि 90% चांस है कि इस नंबर ऑफ रिपीटिशन पे पेमेंट फेल होगा। अच्छा देखो, अब ये इन्होंने दो फॉर्मूला दे रखे हैं रटिंग के लाइफ के। एनआर इज इक्वल टू, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में एग्जाम में नहीं पूछूंगा, NR is equal to 4.1656 into 10 power minus 8 1 upon strain vertical power 4.337, जहाँ NR क्या है, सबग्रेड रटिंग लाइफ, यानी क्यूमुलेटिव इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 80 किलोमीटर स्टैंडर्ड एक्सल लोड दैट कैन बी सर्व्ड बाय द पेमेंट बिफोर द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ 20 mm और मोर अकर। कह रहा है कि NR उस पेमेंट की रटिंग लाइफ है। रटिंग लाइफ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रेपिटेशन जो एक 80 किलोमीटर लोड करेगा पूरी डिजाइन लाइफ के दौरान। डिजाइन लाइफ फ्लिपर पेमेंट की 15 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने डिजाइन लाइफ के लिए अपनी सड़क बनाना चाहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर डिजाइन लाइफ के लिए कितने नंबर ऑफ रिपीटिशन कोई 80 किलोमीटर का लोड कर ले कि रटिंग के कारण वो फेल हो जाए। रटिंग के कारण फेल हो गया मतलब सरफेस पे 20 mm का रट पड़ जाए। और ये जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है वो डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन वी। स्ट्रेन वी क्या है, देखो, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप ऑफ सबग्रेड, vertical compressive strain at top of subgrade calculated using linear elastic layered theory by applying standard axial load at the surface of the selected pavement system। कितना वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन है जो कि एक सबग्रेड के टॉप पर लगता है जब हम 20 किलोन्यूटन का लोड लगाते हैं, स्टैंडर्ड एक्सल लोड, सॉरी 80 किलोन्यूटन का एक्सल लोड लगाते हैं, यानी 20 किलोन्यूटन का व्हील लोड। अच्छा तो ठीक है, अभी और डिटेल में बताऊंगा। अभी दूसरा क्राइटेरिया क्या था, फटीग क्रैकिंग क्राइटेरिया फॉर बिटुमिनस लेयर। द अकरेंस ऑफ फटीग क्रैकिंग appearing as the interconnected cracks whose total area in the section of a road under consideration is 20% or more than the paved surface area of the section is considered to be critical or failure condition। कह रहा है कि जिस समय सरफेस पे 20% या उससे ज़्यादा क्रैक, इंटरकनेक्टेड क्रैक पड़ जाए, तब हम मानेंगे कि मान लो कि ये हमारा कोई कंसर्न सरफेस एरिया था और हम इस सरफेस एरिया के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं कि फटीग करंट फेल हुआ है कि नहीं। तो अगर 20% एरिया फेल, क्रैक, इंटरकनेक्टेड क्रैक बन जाते हैं सरफेस पे, तब हम कहेंगे कि फटीग करंट फेल हो गया। मतलब हो क्या रहा होगा कि क्योंकि बिटुमिनस लेयर हमारी इतनी थिक है, तो अगर सरफेस पे 20% एरिया पे क्रैक बन गया, अब क्रैक तो क्या हो, नीचे से प्रोपैगेट होकर के ऊपर तक आया होगा, यानी नीचे जो क्रैक होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे और काफ़ी सरफेस एरिया एक्वायर कर रहे होंगे। तो अगर सरफेस पे 20% क्रैक हो गया मतलब बॉटम लेयर पे काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो गया होगा। तो ये हो गया हमारा फटीग क्रैकिंग क्राइटेरिया कि कब हम बोलेंगे कि फटीग करंट फेल हो गया। अच्छा, द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एक्सल लोड repetition that can be served by the payment before the critical condition of the cracked surface area of 50% or more occurs is given by equation 3.3 and 3.4 respectively for 80% and 90% reliability level। सेम चीज़ अब इसने कहा कि ये फटीग क्राइटेरिया कब होगा, यानी ये 20% सरफेस एरिया क्रैक्ड कब हो जाएगा, जब इतने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड पास हो जाएंगे। इतने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड का मतलब, अब देखो स्टैंडर्ड लोड का उसने फॉर्मूला दे रखा है कुछ, ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला और 80% रिलायबिलिटी।
एनएफ क्या है, फटीग लाइफ। फटीग लाइफ का ये लिखा, फटीग लाइफ ऑफ बिटुमिनस लेयर, cumulative equivalent number of 80 kilonewton standard as a load that can be served by the pavement before critical cracked area of 20% or more of paved surface area occur। सरफेस पे 20% से ज़्यादा या 20% अगर क्रैक्ड हो जाता है तो कितने नंबर ऑफ रेपिटेशन स्टैंडर्ड एक्सल का लगाएगा, वही हमारी फटीग लाइफ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल रही है कि ये फटीग या नंबर ऑफ रेपिटेशन डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन टी। स्ट्रेन टी क्या है, देखो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर, यानी अगर हमारा बिटुमिनस लेयर, उसमें भी कह रहा है कि बॉटम बिटुमिनस लेयर। मैंने बताया था कि बिटुमिन लेयर कभी कभी दो लेवल पर बिछा देते हैं, पहला होता है हमारा बिटुमिनस कंक्रीट या सरफेस कोर्स, और दूसरा होता है हमारा डीबीएम डेंस बिटुमिनस मैकेडम या बाइंडर कोर्स। तो कह रहा है कि जो अब दोनों ही हमारी बिटुमिन की लेयर है, तो कह रहा है कि जो हमारी बॉटम बिटुमिन की लेयर है उसमें स्ट्रेन टी, टेंसाइल स्ट्रेन कितना लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने होंगे। ये है हमारा टेंसाइल हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन ड्यू टू लोड, ये है हमारा वी। तो जितना ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेन नीचे लग रहा होगा उतने कम रेपिटेशन हम पास करवा पाएंगे। देखो नीचे है ना, स्ट्रेन टी नीचे है, और साथ ही MRM यानी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस या रेजिलिएंट मॉडुलस। हमारे में क्या है, रेजिलिएंट मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस मिक्स यूज इन द बॉटम बिटुमिनस लेयर सिलेक्टेड एज पर द रिकमेंडेशन गाइडलाइन। खैर एक और टर्म है सी पे डिपेंड कर रहा है। सी क्या चीज़ है, सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर m, जहाँ m इसने दे रखा है कुछ ये। सी एक कांस्टेंट है, सी m कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, और m कांस्टेंट VBE इफेक्टिव बिटुमिनस इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बिटुमिन इन द मिक्स यूज्ड इन बॉटम बिटुमिन लेयर, और VA क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड इन द मिक्स यूज्ड इन द बॉटम बिटुमिन लेयर। ये सब चीज़ें क्या है अभी मैं और आगे बताऊंगा। कुल मिला के अभी यहाँ से हमको ये पता चला कि नंबर ऑफ रिपीटिशन कितने पास हो सकते हैं कि 20% सरफेस पे क्रैक पड़ जाए, वो डिपेंड कर रहा है कि बॉटम पे हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन कितना लग रहा है। जितना ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेन लगेगा उतना कम हम रिपीटेशन दे पाएंगे किसी सरफेस पे। और क्या कोड क्या कर रहा है, रिलायबिलिटी क्या होती है या रिलायबिलिटी क्या लेना। दीज गाइडलाइंस रिकमेंड 90% रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस इक्वेशंस फॉर सबग्रेड रटिंग and fatigue cracking of bituminous layer for all important roads such as expressway, national highway, state highway and urban road। ये नहीं कह रहा है कि जब भी आप कभी एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अर्बन रोड बनाएंगे तो आप हमेशा 90% रिलायबिलिटी लेके चलेंगे, और जब आप अदर कैटेगरी ऑफ रोड बनाएंगे तब आप 90% रिलायबिलिटी तब लेंगे अगर 20 MSA से ज़्यादा डिज़ाइन ट्रैफिक है, और 80% रिलायबिलिटी तब लेंगे जब डिज़ाइन ट्रैफिक 20 MSA से कम है। यानी 20 MSA से कम का मतलब कोई विलेज रोड टाइप की होगी, तब हम 80% रिलायबिलिटी ले सकते हैं। अब जैसे आपने सॉइल के CBR टेस्ट में आपने देखा था कि हम वहाँ कह रहे थे कि 90% 98% CBR वैल्यू लेना है, यानी 90% रिलायबिलिटी वाला CBR वैल्यू। तो जितना ज़्यादा हम रिलायबल हो रहे थे, हम CBR वैल्यू उतना नीचे जा रहे थे, यानी उतना कम ले रहे थे। और अगर हम रिलायबिलिटी अपनी बढ़ाती जाएँ, ठीक है, अगर हम दोबारा बताता हूँ, CBR के जो हमने सबग्रेड के CBR के जो हमने टेस्ट किए थे उसमें मैंने ये बताया था कि रिलायबिलिटी जितना ज़्यादा हम रखेंगे उतनी वैल्यू CBR की कम आएगी। रिलायबिलिटी जितनी ज़्यादा रखोगे CBR वैल्यू हम उतनी कम रिपोर्ट करेंगे। अब रिलायबिलिटी हम जितनी कम रखेंगे, यानी अगर हम 0% रिलायबल है तो CBR वैल्यू उतनी ज़्यादा रखेंगे, उतनी सॉइल हम अच्छा आंकेंगे। और अगर रिलायबिलिटी हमने ज़्यादा कर दिया तो हमको CBR घटाना पड़ेगा, हम सॉइल को कम मानेंगे, मतलब उसको बेकार मानेंगे। इसी तरह जब हमको कोई इंपॉर्टेंट रोड बनानी है तो हम रिलायबिलिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यानी जितना भी मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ को कम आंक रहे होंगे और उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। और अगर कोई बेकार है या विलेज रोड वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी हमने थोड़ी सी कम कर ली, और यानी हम मटेरियल की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा समझ रहे होंगे। तो रिलायबिलिटी कब क्या लेनी है वो उसने बता दिया। अच्छा, IIT पे सॉफ्टवेयर में जब हम इनपुट डाटा रखेंगे तो वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एनालिसिस कंडीशन से हमें मतलब नहीं, लीनियर इलास्टिक मॉडल है, फुली बॉन्डेड है, डुअल व्हील है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एक्सेल कुछ ऐसा होता है, ये हमारा डुअल व्हील है। व्हील लोड
20 किलोमीटर ऑन ईच सिंगल व्हील, ये 20 किलोमीटर होता है। कॉन्टैक्ट स्ट्रेस फॉर क्रिटिकल पैरामीटर एनालिसिस, ये चीज़ है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। 0.56 MPa फॉर टेंसाइल स्ट्रेन इन बिटुमिनस लेयर एंड वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन सबग्रेड, और 0.80 MPa फॉर सीमेंटेटेड बेस। खैर सीमेंटेटेड बेस के बारे में अभी आप नहीं जानते तो रहने दीजिए, लेकिन आप ये समझिए कि बिटुमिन लेयर के टॉप पर 0.56 MPa का कॉन्टैक्ट स्ट्रेस लगता है, ये इसने मान रखा है। यानी अगर ये हमारे कोई बिटुमिन की लेयर है, कोई थिकनेस, और यहाँ हमारा टायर रखा हुआ है, तो ये जो टायर है वो स्ट्रेस कितना लगाएगा यहाँ पर 0.56 MPa यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको ही MPa कहते हैं। ये हमने मान रखा है, ये हमारी स्टैंडर्ड है कि हर टायर 0.56 MPa का ही प्रेशर लगाता है सरफेस पे। अच्छा, हमारे क्रिटिकल पैरामीटर कौन कौन से हैं? वो है एक हमारा बिटुमिनस लेयर, बिटुमिनस लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेन एट बॉटम, और सबग्रेड पे क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप। टेंसाइल स्ट्रेन बॉटम से हम क्या गवर्न करेंगे फटीग लाइफ, और कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप सबग्रेड के कंप्रेसिव स्ट्रेन से हम क्या गवर्न करेंगे रटिंग लाइफ। अच्छा, और क्या है कोड में दिया हुआ, ठीक है, इसने ये बना के एक फिगर दे दिया कि देखो हमारा ड्यूअल व्हील था, ठीक है, ये कुछ आगे इतना ऐसे जाता है। अब ये जो डुअल व्हील है ये है हमारी बिटुमिनस लेयर, और ये हमारी ग्रेनुलर है। ग्रेनुलर लेयर दो चीज़ें बनी है, ग्रेनुलर बेस से और ग्रेनुलर सब बेस से, और उसके नीचे हमारा सबग्रेड। तो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है हमारा ये, जहाँ पर एक तीर बना के रखा है इसमें, ये है क्रिटिकल पॉइंट। बिटुमिन के एकदम बॉटम पे हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्रैक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है दोनों व्हील लोड के मिडिल पॉइंट पर, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन भी क्रिटिकल है, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि ये जो लोड का डिस्पर्शन होता है ना, कुछ ऐसे होता है ये। तो चांसेस क्या है कि क्योंकि अब ये जो एरिया है वो सुपर इम्पोज हो रहा है बीचों बीच वाला एरिया, तो इसलिए ये एरिया भी क्रिटिकल है, और दूसरा एरिया जो जस्ट लोड के नीचे है वो भी क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए इनको क्या करना पड़ता है कि दोनों ही क्रिटिकल पोजीशन लेते हैं और दोनों में ही देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन कितना है। और क्या क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हमारे वर्टिकल स्ट्रेन ऑन सबग्रेड, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और एक क्रिटिकल पॉइंट है। दोनों क्रिटिकल पॉइंट मैंने बता रखा है क्यों, क्योंकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और बीचों बीच पर हमारा ओवरलैपिंग हो रही है दोनों लोड के कारण, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाता है बीच में। तो टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए हैं अभी। चलो 4 क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ यूज़ करेंगे आगे देखेंगे। फिर है हमारा लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में बता रखा है, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल ट्रैफिक ओवर ए कैरिज वे। ये हमने CBR की डिज़ाइनिंग में, CSA की डिज़ाइनिंग में भी हमने निकाल लिया था कि ये लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होता है। सिंगल लेन रोड का 1 होता है, allow for this connection with the design should be based on total number of commercial vehicle in both direction, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 1। जब हमारा इंटरमीडिएट लेन रोड होता है जिसकी विड्थ होती है 5.5 मीटर, इसको हम इंटरमीडिएट लेन कहते हैं। सिंगल लेन में कितना हुआ करता था 3.75 मीटर विड्थ ऑफ सिंगल लेन। 2 लेन की विड्थ कितनी हुआ करती थी 7.0 मीटर, यानी 3.5 मीटर पर लेन, 3.5 और 3.5 मिला करके हुआ 7 मीटर। इंटरमीडिएट कौन सा होगा इन दोनों के बीच में, 5.5 मीटर की इंटरमीडिएट लेन होती है। चलो तो 5.5 मीटर के लेन हो तो इसके लिए हमारा 0.75%, तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.75। 2 लेन 2 वे है तो उसके लिए लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 50%, यानी LDF हो जाएगा हमारा 0.5। 4 लेन सिंगल कैरिज वे है, यानी कुछ एक ही कैरिज वे है और इसको हमने 4 पार्ट में तोड़ रखा है, तो उसके लिए हो जाएगा 40%, यानी LDF हो जाएगा 0.4। ये सब LDF लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको ही हम D बोला करते थे, याद आ गया होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो, ठीक है। फिर है डुअल कैरिज वे रोड। डुअल कैरिज वे रोड कौन सी होती है, जिसमें बीच में डिवाइडर होता है, कुछ ऐसा डिवाइडर यहाँ लगा दिया है, यहाँ पेड़ लगे होंगे इधर। अब द डिजाइन ऑफ डुअल 2 लेन कैरिज वे। 2 लेन कैरिज वे का मतलब कि एक ये और एक ये,
शुड बी बेस्ड ऑन 75% ऑफ नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक डायरेक्शन पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनका ही हमने ट्रैफिक सर्वे स्टडी किया है और उसका हमको 0.75 LDF लेना है फॉर 2 लेन कैरिज वे। तो LDF 2 लेन कैरिज वे के लिए है 0.75, डुअल 3 लेन कैरिज वे के लिए है हमारा 0.6 और 4 लेन कैरिज वे के लिए है 0.45। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट एंड डिजाइन वैल्यू CBR हमको लेना है 98 परसेंटाइल और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर डिजाइन ट्रैफिक 20 MSA से कम है तो आप 80 परसेंटाइल CBR ले सकते हैं। फॉर अदर कैटेगरी ऑफ रोड्स है, ये एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अर्बन रोड तो अच्छी रोड है तो उसको हमेशा 98% लेना है। लेकिन जैसे आप अदर कैटेगरी रोड में जाते हैं तब अदर कैटेगरी में आता है हमारी विलेज रोड, ठीक है, या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो उसके केस में आप 88 परसेंटाइल ऑफ CBR ले सकते हैं अगर डिज़ाइन ट्रैफिक 20 MSA से कम है। खैर ये सब डाटा अभी याद करने की जरूरत नहीं है। रेजिलियंट मॉडल्स ऑफ सबग्रेड, रेजिलियंट मॉडल्स क्या था, मैंने बताया था कि ये होता है हमारा एक तरह से यंग्स मॉडल्स, जो हमारा स्टिफनेस का मेजर होता है। रेजिलियंट मॉडल्स विच इज मेजर्ड taking into account only the elastic component of the deformation of the specimen in a repeated load test is considered to be appropriate input for linear elastic theory। खैर ये बेकार की बातें हैं, यहाँ से आप बस देखिए कि CBR का, अगर हमको ये पता है कि सॉइल का CBR कितना है तब हम बता सकते हैं कि सॉइल की रेजिलियंट मॉडल्स कितनी होगी। ठीक है, CBR तो हम टेस्ट में निकाल ही लेते हैं, रेजिलियंट मॉडल्स मान लो इसको अभी के लिए यंग्स मॉडल्स। CBR वैल्यू के दो कंडीशन है, अगर 5% या 5% से कम है तो मॉडल्स ऑफ रेजिलियंट इतना होगा और 5% से ज़्यादा है CBR तो रेजिलियंट मॉडल्स इतना होगा। दोनों का अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये MPa में निकल के आएगा और वो हमको परसेंटेज में रखना है। पॉइजन्स रेशियो फॉर सबग्रेड सॉइल में भी टेकन है 0.35, चाहे वो सबग्रेड हो, चाहे सब बेस हो, चाहे बेस कोर्स हो, चाहे बिटुमिनस लेयर हो, सबका पॉइजन्स रेशियो म्यू हमेशा 0.35 होगा, ऐसा कोड में दे रखा है, तो ये आपको याद हमेशा रखना। फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइन द रेजिलियंट मॉडल्स thus estimated shall be limited to a maximum value of 100 MPa। ये कह रहा है कि जब आप सॉइल का रेजिलियंट मॉडल्स निकालें तो जैसे आपने ये फॉर्मूला निकाला, सपोज 7% हमारी CBR वैल्यू थी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 5% से ज़्यादा है, और यहाँ से अगर आपका मॉडल्स ऑफ रेजिलियंट निकल के आ गया 105 तो कोड कह रहा है कि 100 MPa मैक्सिमम है, आप 100 MPa से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अगर 105 आ गया फॉर्मूले में तो आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे और 100 MPa ले लेंगे मॉडल्स ऑफ रेजिलियंट। अगर 62 आ गया तो अच्छी बात है, 62 ही लेंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, the effective CBR should be more than 5% for roads estimated to carry more than 450 कमर्शियल व्हीकल। कह रहा है कि अगर 450 कमर्शियल व्हीकल से ज़्यादा अगर आपने MSA निकाल दिया 450 MSA, तब CBR किसी भी हालत में आपको 5% से कम नहीं लेना पड़ेगा। 5% से कम CBR का मतलब बहुत कमजोर रोड है, उस कमजोर रोड के लिए आप 450 व्हीकल नहीं पास करवा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज अगर कहीं पर सबग्रेड है और वहाँ पर 5% से कम CBR है तो उसके ऊपर आपको कुछ दूसरी सॉइल बिछानी पड़ेगी। ठीक है, एक दूसरी सॉइल लेके आए हम कहीं से बोरो पिट से, और हमने उसको यहाँ पर फिल करके एक एम्बैंकमेंट बनाया और उसको कॉम्पैक्ट करके एक सबग्रेड तैयार किया। अब ये सबग्रेड क्या है कि यहाँ पर दूसरी सॉइल है, यहाँ पर दूसरी सॉइल है, और इन दोनों का फिर हम इफेक्टिव CBR निकालेंगे। उसका एक मेथड है, गाइडलाइन है, खैर उस पर हमको नहीं जाना है अभी, बस हमको ये जानना है कि अगर CBR हमारा 5% से कम है या बहुत कमजोर CBR है तो हमको बोरो पिट से कहीं से सॉइल लेके आनी पड़ेगी और उन दोनों को हमको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, दोनों सॉइल मिला करके, और फिर हमको इफेक्टिव मॉडल्स निकालना पड़ेगा। सपोज कि जो नई वाली सॉइल लेके आए उसका CBR हमारा हुआ कुछ 12% और हमारी पुरानी वाली सॉइल का CBR था कुछ 4%, जिसकी वजह से हमको बाहर से लानी पड़ गई। तो इन दोनों CBR का इफेक्टिव CBR निकालेंगे और वो कुछ आगे सपोज 8%, तब हम इस पर 450 से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल वाली सड़क डिजाइन कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, रेजिलियंट मॉडल्स ऑफ GSB ग्रैनुलर सब बेस का जो
मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस या रेजिलेंट मॉडुलस या एक्चुअल हम यहाँ पर यंग मॉडुलस आपके समझ के लिए बता दे रहे हैं, वो होता है 0.2 x की पावर 0.45 मल्टीप्लाइड बाई एम आर ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब सबग्रेड हो गया यहाँ पर। ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हमारा सबसे नीचे है सबग्रेड, उसके ऊपर है हमारा सब बेस और उसके ऊपर है हमारा बेस कोर्स। तो पहली चीज़ कि जो हमारा बेस कोर्स और सब बेस कोर्स वो दोनों ही ग्रेनुलर मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है, दोनों ही एग्रीगेट से बने हुए हैं। तो पहली चीज़ कि इन दोनों को वो अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं करता, वो दोनों के लिए ही वो एक ही रेजिलेंट मॉडुलस का फॉर्मूला दिया है और उसने कहा है कि ये है हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट या रेजिलेंट मॉडुलस या मेजर ऑफ स्टिफनेस। और ये जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है वो डिपेंड कर रहा है कि सपोर्ट का कितना मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सपोर्ट कम स्टिफ होगी तो सपोर्ट थोड़ा दब जाएगा, तो जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा ऊपर के भी जो मटेरियल है उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, क्योंकि जब नीचे वाला दब जाएगा तो ऊपर वाला भी हमारा थोड़ा सा दब गया, तो इतना ज़्यादा जो हमने पहले कॉम्पैक्ट किया था अब वो उतना कॉम्पैक्ट नहीं रहा, मटेरियल थोड़े लूज हो गए। तो इसलिए इलास्टिक मॉडुलस डिपेंड करता है कि सबग्रेड का कितना मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट है। तो इसलिए देखो फॉर्मूले में पहले चीज़ कि जितना ज़्यादा थिक बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रेजिलिएंट मॉडुलस बढ़ेगा, और सबग्रेड जो कि हमारी सपोर्ट लेयर है उसका भी जितना ज़्यादा रेजिलिएंट मॉडुलस होगा उतना ज़्यादा हमारा सबग्रेड या सॉरी सब बेस या बेस कोर्स का रेजिलिएंट मॉडुलस हो जाएगा। और क्या दे रखा है कोड ने कि दीज गाइडलाइंस रिकमेंड VG30 और VG40 बिटवीन गेट फॉर डिजाइन ट्रैफिक लेस देन 20 MSA एंड VG40 एंड मॉडिफाइड बिटवीन फॉर द डिजाइन ट्रैफिक ग्रेटर देन 20 MSA। यानी कह रहे हैं कि अगर आपकी 20 MSA से कम का ट्रैफिक जा रहा है तो आप VG30 या VG40 यूज़ करेंगे, और अगर 20 MSA से ज़्यादा का ट्रैफिक है तो आपको हमेशा VG40 ही यूज़ करना है। एक तरह से हमने लिमिट कर दी है कि आप 30 या 40 ग्रेड के ही बिटवीन ले रहे हैं। VG40 modified bitumen shall be used for the surface course and VG40 bitumen shall be used for the DBM। खैर वही बात है। अच्छा, अब बात करते हैं बिटुमेन के मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट की, रेजिलिएंट मॉडुलस एमपीएम में। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये इंडिकेटिव वैल्यू है, मतलब लगभग इतना होता है किसी भी बिटुमेन मिक्स का। एक्चुअली क्या है कि जब हम साइट में बिटुमेन की लेयर उसमें बिछाते हैं तो ये जो बिटुमेन की लेयर होता है उसकी एक मिक्स डिज़ाइन बनती है किसी प्लांट में। प्लांट में पहले एक मिक्स डिज़ाइन तैयार किया था, जैसे हम कंक्रीट में डिज़ाइन तैयार करते हैं ना मिक्स डिज़ाइन कि M20, M30, F40, इसी तरह हम बिटुमेन के भी एक मिक्स डिज़ाइन तैयार करते हैं। वो जो मिक्स डिज़ाइन है उसमें क्या 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 होगा हमारा, उसमें होगा बिटुमेन होगा और फाइन एग्रीगेट होंगे, कोर्स एग्रीगेट होंगे, एयर होगा, फिलर्स होंगे, और इन सब चीज़ों को मिला करके हमने एक बिटुमेन की पेमेंट लेयर बनाई जिसको हम कहते हैं एस्फॉल्ट। ठीक है, तो वो जो हमारे बिटुमेन की लेयर है उसमें किस किस तरह के एग्रीगेट हैं, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या है, उन एग्रीगेट का ग्रेडेशन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि बिटुमेन का जो लेयर है वो कितना ज़्यादा स्टिफ होगा। लेकिन अब कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि इंडिकेटिव वैल्यू हम यूज कर सकते हैं कि क्योंकि हमको ये पता है कि जो भी मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट है या एक तरह से यंग्स मॉडुलस है वो डिपेंड करता है एवरेज टेम्परेचर पे, क्योंकि उसमें बिटुमेन मिला हुआ है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना उतना सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी, ये तो आपको पता ही है। सॉफ्टनेस बढ़ेगी मतलब कि मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट या यंग्स मॉडुलस घटेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पेमेंट का वैसे वैसे वैल्यू हमारे यंग्स मॉडुलस की कम होती जा रही है। अच्छा, इसने यंग्स मॉडुलस केवल VG30-40 का दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि हमको पता है कि कोड ने लिमिट कर रखा है कि केवल 30 और 40 गेट का ही आपको डीबीएम और बिटुमेन कोर्स यूज़ करना है, इसलिए इसने VG20 का यूज़ नहीं किया। और जो VG10 का दे रखा है वो इसलिए दे रखा है क्योंकि कहीं कहीं पर जहाँ पर भी बर्फबारी होती है, बहुत कोल्ड कंडीशन होता है, वहाँ पर हमको काफ़ी पतला बिटुमेन यूज़ करना है VG10 का, काफ़ी कम विस्कोसिटी वाला। तो इसलिए हम सरफेस कोर्स बनाते हैं कभी कभी VG10 से भी। तो उस कंडीशन के लिए भी उसने हमको दे दिया है कि देखो यंग्स मॉडुलस बिटुमेन लेयर का कितना होता है। ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी यंग्स मॉडुलस जो हम बोल रहे हैं या रेजिलिएंट मॉडुलस, अभी हमने पहले सबग्रेड का पढ़ा था सबसे निचली लेयर, उसके बाद हमने सब बेस का पढ़ा, और
सब बेस और बेस कोर्स का क्या सेम ही था, और अब हम सरफेस कोर्स यानी बिटवीन लेयर का पढ़ रहे हैं। ये सारे हम रेजिलिएंट मॉड्यूलस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर जो की है उसमें हम ये सारी प्रॉपर्टीज रख सकें और एक पेमेंट डिजाइन कर सकें। कैसे? अब देखो, ये होता है हमारा आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहला पेज ये बन के आएगा, आईआईटी पेव का, डेवलप्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिवीजन, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आईआईटी खड़गपुर। और सॉफ्टवेयर खुलते ही आप, क्योंकि न्यू पेमेंट डिजाइन करने वाले हैं, तो आप डिजाइन न्यू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, या अगर कहीं आपने एग्जिस्टिंग फाइल है इसका मतलब नहीं, नया पेमेंट डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज खुल के आ जाएगा कुछ ऐसा। इस वाले पेज में हमको देखो कुछ इनपुट डालनी है, ठीक है। क्या इनपुट है? कितने नंबर ऑफ लेयर है, इलास्टिक मॉड्यूलस बताओ, इलास्टिक मॉड्यूलस बताओ नंबर 2 लेयर का, इलास्टिक मॉड्यूलस बताओ नंबर 3 लेयर का। लेयर 1 क्या होती है अपनी बिटवीन की, लेयर 2 क्या होती है हमारी ग्रेनुलर लेयर, ग्रेनुलर क्या होता है जो सब बेस और बेस कोर्स, और लेयर 3 क्या होती है सब ग्रेड। तो देखो ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूछता है कि तीनों लेयर का इलास्टिक मॉडुलस बताओ, और अभी हमने तीनों लेयर का इलास्टिक मॉडुलस पढ़ा था। सब ग्रेड का भी एमआर पढ़ा था, वो सीबीआर पे डिपेंड कर रहा था, कितना 10 इंटू सीबीआर, अगर 5% से कम है, ज़्यादा होने पर अलग था। ये था हमारा सब ग्रेड का, लेयर 3 का। सब बेस और बेस कोर्स का हमने भी मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट पढ़ा था, एमआर। वो किस पर डिपेंड कर रहा था? एक तो हाइट पर कि कितनी हाइट का हम बना रहे हैं, और दूसरा डिपेंड कर रहा था कि जो उसका सपोर्ट लेयर है सब ग्रेड, उसका एमआर कितना है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो वो हम लेयर 2 का इलास्टिक मॉडुलस निकाल लेंगे वहाँ से। और तीसरा इलास्टिक मॉडुलस बिटवीन का, टॉप लेयर का। तो बिटवीन का इलास्टिक मॉडुलस के लिए मैंने कहा कि एक टेबल बना रखी है कोड ने, कौन सी? ये वाली, यहाँ से रेजिलिएंट मॉडुलस एमआर। कौन सा बिटवीन बिछाने वाले हैं? सपोज 20-40 बिछाएंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर एवरेज रहता है कि 25 कि 30 कि 35 कि 40। जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो वाला MPa या MR चूज कर लेंगे, ठीक है। और क्या इनपुट में मांगता है हमसे? देखो ये चीज़ें इसने हमने डाल दी। पॉइजंस रेशियो हमने बताया था कि तीनों का पॉइजंस रेशियो सेम होता है 0.35 0.35 0.35। और क्या कहता है कि थिकनेस बताओ कि कितने लेयर का तुम बिटवीन बिछाने वाले, और ये जो ग्रेनुलर लेयर है वो तुम्हारी थिकनेस कितनी होगी वो बता दो। अब तुम कहोगे कि हाँ आईटी पेमेंट सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन ही यही कर रहे हैं कि थिकनेस कितनी होगी, और ये हमसे पहले ही मांग रहा है कि थिकनेस बताओ। तो क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो हिट एंड ट्रायल बेस पे काम करता है। पहले एस्टिमेट हमसे मांग लेता है कि एस्टिमेटेड बताओ कि तुमको कितनी थिकनेस डालने वाले हो, और उसके बाद वो निकालेगा कि स्ट्रेन कितना आ रहा है। तो इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए हम पहले ही अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, या जो हमने पिछले लेक्चर में सीबीआर मेथड से पढ़ा था कि कितने मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल के लिए कितनी थिकनेस चाहिए थी, उसको भी हम एज ए रेफरेंस मान करके हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। और ये पुट करके हम निकालेंगे कि नीचे बिटवीन लेयर के बॉटम पे और सबग्रेड लेयर के टॉप पर स्ट्रेन कितना आ रहा है। देखो हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा फटीग क्राइटेरिया और रटिंग क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था, फटीग क्राइटेरिया का क्रिटिकल पॉइंट क्या था, बिटवीन लेयर की फटीग क्राइटेरिया क्या था, बिटवीन के जो ऊपर की टॉप लेयर थी उसके बॉटम पे हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन कितना है, और रटिंग क्राइटेरिया का फेलियर पॉइंट क्या था, सबग्रेड पर वर्टिकल टेंसाइल स्ट्रेन कितना है। ये निकालने के लिए हमको चाहिए होगा कि थिकनेस कितनी है। जब तक थिकनेस नहीं पता चल पाएगी हमको यहाँ पर स्ट्रेन और यहाँ पर स्ट्रेन नहीं पता चल पाएंगे, इसलिए इसने हमसे प्रिलिमिनरी स्ट्रेस थिकनेस मांग लिया। ये थिकनेस जैसे मिल गई उसको, और जैसे ही ये सारी लेयर की प्रॉपर्टी मिल गई, ई और म्यू, ई और म्यू, ई और म्यू, तब ये बता ले जाएगा कि स्ट्रेन कितना लग रहा है यहाँ पर बॉटम ऑफ बिटवीन लेयर पे और टॉप ऑफ सबग्रेड लेयर पे। और ये जो स्ट्रेन निकला है वो हम कंपेयर करेंगे अलाउेबल स्ट्रेन से। अगर अलाउेबल स्ट्रेन से अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन कम रह गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अलाउेबल से अगर स्ट्रेन ये ज़्यादा निकल गए तो हम क्या करेंगे, ये थिकनेस बढ़ाएंगे। तो फिर से इसी वाले होम पेज में आएंगे और यहाँ पर जो थिकनेस हमने 140 रखी थी इसको बढ़ा करके हम 150 कर देंगे। सपोज ये जो बिटवीन लेयर है ना, क्योंकि बिटवीन लेयर के बॉटम पर टेंसाइल स्ट्रेन ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको चौड़ी थिकनेस लेयर बनानी पड़ेगी, तो हमने 150 कर दिया, 140 हटा दिया। इसी तरह अगर सबग्रेड पर हमने स्ट्रेन निकाला और सबग्रेड पे स्ट्रेन अलाउबल से ज़्यादा निकल के आ गया
तो हम क्या करेंगे, इसकी भी थिकनेस बढ़ा करके इसको 600 कर देंगे। तो कुछ ऐसे करके हम हिट एंड ट्रायल करके इटरेशन मेथड के थ्रू निकालना चाहते हैं कि कितनी थिकनेस प्रोवाइड करे। व्हील लोड कितना है, 20 किलो न्यूटन, न्यूटन में रखना था तो 20,000 रख दिया इसमें। खैर, टायर प्रेशर 0.56 मैंने बताया था। टायर प्रेशर क्या होता है, ये हमारा लेयर है, कितना प्रेशर टायर लगा रहा है सरफेस पे, और यही प्रेशर तो नीचे तक जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो करके। अच्छा, एनालिसिस पॉइंट चार कौन कौन से हैं मैंने बताया थे। एक ये व्हील लोड था, एक भी ये व्हील लोड था, ये रखा था हमारा बिटवीन लेयर पे। खूब सारी लेयर है, एक तो बिटवीन लेयर के इस पॉइंट पर पहला, एक क्रिटिकल पॉइंट ये था दूसरा उनके मिडिल पे, और एक क्रिटिकल पॉइंट था सबग्रेड के टॉप पर, एक क्रिटिकल पॉइंट था यहाँ पर। ये चारों हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये है हमारे एनालिसिस पॉइंट्स। अच्छा, और क्या डालना है इसमें, डालना है 0.1 डेप्थ। पहली डेप्थ क्या है, 0.1 की 140। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर थिकनेस मान रखा है 140 बिटवीन की, पहला ट्रायल कर रहे हैं, हमने 140 मान रखा है। और दूसरा ग्रेनुलर लेयर यानी सब बेस और बेस को थिकनेस मिला करके हमने 500 दे रखी है, यानी ये है पूरी 500, ये सब बेस है और ये बेस कोर्स है। तो 0.1 कह रहा है कि उसकी कोऑर्डिनेट बताओ 0.1 का। 0.1 का कोऑर्डिनेट क्या है, डेप्थ है 140, ठीक है 140 का माना था, और रेडियल डिस्टेंस कितना है 0। यहाँ से हम रेडियल डिस्टेंस नापते हैं इस व्हील के से एक्स डायरेक्शन पे। तो पहले पॉइंट के लिए रेडियल डिस्टेंस 0 हो गया, और पॉइंट 2 के लिए रेडियल डिस्टेंस 155 हो गया। 155 क्यों, 155 इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सेल में दोनों टायर के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है 310 mm। ठीक है, 310 mm होता है, यानी एक ये टायर है और एक ये टायर है, ठीक है, एक साइड के। तो ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमेशा होती है 310 mm। और मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इनके जस्ट बीचों बीच आ रहा है। तो इसलिए ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 140 mm तो डेप्थ है और 155 mm इधर जस्ट आधा। 0.3 सबग्रेड के जस्ट ऊपर था तो 640 हो गया। 640 कैसे हुआ, 140 हमारी डेप्थ ये है और 500 mm की डेप्थ ये है, तो ये नीचे आ गया 640 mm की डेप्थ। रेडियल डिस्टेंस 0, पहले पॉइंट का यानी इस पॉइंट की बात कर रहा है, इसका रेडियल डिस्टेंस कितना है 0, और अगले वाले का रेडियल डिस्टेंस कितना है 155, ये रहा। डेप्थ तो 640 ही रही। ये हमने चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए और सारी लेयर की प्रॉपर्टीज बता दी और थिकनेस बता दी है। ऊपर से व्हील लोड कितना लग रहा है वो भी हमें बता दिया कि 20 किलो न्यूटन का लग रहा है। टायर प्रेशर कितना लग रहा है वो भी हमने बता दिया। अब इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब हमने सॉफ्टवेयर से मांगा कि रिजल्ट बताओ कि कितना कितना स्ट्रेन आ रहा है इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। एक चीज़ और यहाँ पर रखनी है, व्हील सेट। ये हमारा डुअल व्हील है तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 रख दिया। डुअल व्हील सेट क्या मतलब, ऐसा है इधर भी लोड है और इधर भी लोड है, ऐसे करके लोड लगा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डुअल व्हील लोड ही होगा जब ये पेमेंट डिजाइन करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सल तो डुअल व्हील होता है। तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया। सिंगल व्हील का यूज करते हैं जब हम केवल सब बेस को हम जानना चाहते हैं कि सब बेस कितना मोटा बिछाना है। खैर वो अभी काम की चीज़ नहीं है। अभी आप बस ये मान लो कि जब हम पेमेंट डिजाइन करते हैं तो हमको डुअल व्हील लेना होता है। तो ठीक है, अब क्या है कि हमको लगभग सारी चीज़ें पता चल गई हैं। एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट का फेलियर क्राइटेरिया, कब फेल होगा पेमेंट, हम मानते हैं कि 2 तरह से फेल हो सकता है, फटीग के कारण और दूसरा रटिंग के कारण। फटीग के कारण तब फेल हो जब सरफेस 30% क्रैक्ड हो जाएगा, और उस समय नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे उसका हमको फॉर्मूला पता था। फटीग के कारण नंबर ऑफ पासेस कितने होते हैं, 2.21 सॉरी होता है 1.6064 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई 1/स्ट्रेन t इसकी पावर 3.89
इंटू 1/मॉडुलस ऑफ रेवेन्यू, इसकी पावर 0.854। ये हटाओ, ये क्या होता था हमारा 80% रिलायबिलिटी के केस में। तो अब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि 20% क्रैक करने के लिए इतने नंबर ऑफ पास करने पड़ेंगे 80 किलोमीटर का स्टैंडर्ड लोड को। इतने नंबर अगर स्टैंडर्ड लोड पास हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, 2 MSA हो सकता है यानी 2 मिलियन बार पास कर जाए, 20 MSA हो सकता है यानी 20 मिलियन बार स्टैंडर्ड लोड पास कर जाए, तब हमारे सरफेस पे 20% क्रैक आ जाएगा। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ पास हो रहे हैं? वो डिपेंड कर रहा है कि बिटवीन लेयर के बॉटम पर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन कितना लग रहा है। इसी को अगर मैं रीअरेंज कर दूँ इस फॉर्मूले को, तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, स्ट्रेन टी की पावर 3.89 इज इक्वल टू 1.6064 into 10⁻⁴ into कुछ कांस्टेंट c इंटू 1/mr की पावर 0.854 डिवाइडेड बाई NF। मैं NF को इधर ले आया हूँ। अच्छा, अगर मुझे सपोज कि कोई विलेज रोड बनानी है, ठीक, कोई विलेज रोड डिज़ाइन करनी है, और विलेज रोड डिज़ाइन करने के लिए मैंने निकाला कि 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पास करेंगे। सपोज मैंने विलेज रोड बनानी है और मैंने कहा कि मैं 15 साल के लिए विलेज रोड डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो 15 साल के लिए तुम क्या करोगे? CSA निकालोगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और वो CSA कुछ निकाल के हमको दे दिया कि इतने मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, कितना? 2 मिलियन। इसका मतलब हमें रोड ऐसे बनानी है कि वो 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल को पास कर जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल रखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन कितना होना चाहिए अलाउेबल, वो हम पता कर लेंगे। वही बात तो हो गई कि इतना अलाउेबल स्ट्रेन लग रहा है तो 20 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पास हो जाएंगे। या इसको मैं उल्टा बोल दूं कि अगर मुझे 2 मिलियन स्टैंडर्ड पास कराने हैं तो कितना अलाउेबल हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन आना चाहिए नीचे। इसको ही मैंने रीअरेंज कर दिया। तो अब यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल के लिए मान लो कि अलाउेबल निकल के आ गया मेरा 0.005। इतना अलाउेबल स्ट्रेन होना चाहिए बिटवीन के बॉटम पर। तो हम क्या करेंगे? हम डिज़ाइन करेंगे रोड कैसे। मान लो ये हमारा सब बेस था, ये हमारा सब बेस और बेस कोर्स, और ये हमारी बिटवीन लेयर, कुछ ये हमारी है बिटवीन की लेयर। तो इसके बॉटम पर मैंने बोल दिया है कि 0.005 से ज़्यादा स्ट्रेन नहीं जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि 2 मिलियन स्टैंडर्ड फ्रेम पर चल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर में मैंने सारी वैल्यू रखी, ई रख दिया, म्यू रख दिया, सारी सबका ई रख दिया, म्यू रख दिया, सबग्रेड का भी ई रख दिया, म्यू रख दिया, और निकाला कि इस लोड के कारण जो ऊपर रखा हुआ है 20 किलोमीटर का व्हील लोड, और जो यहाँ पर 0.56 MPa का प्रेशर लगा रहा है, वो बॉटम पर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन कितना दे रहा है। अब मान लो कि मैंने हिट एंड ट्रायल करके देखा कि 150 mm थिकनेस का मैंने अगर बिटवीन लेयर बिछा दूं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है 0.005। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल दोगे कि 150 mm की बिटवीन लेयर बिछाओ तब हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन 0.005 आएगा। और वही है हमारी अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेन जो 200 मिलियन स्टैंडर्ड पास करा देगी उस सड़क से। 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पास करा देगा, मतलब कि वो 15 साल तक सड़क चल जाएगी, 15 साल में ही 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पास कर जाएंगे। अच्छा, अब मान लो कि तुमको विलेज रोड ना बना करके तुमको एक्सप्रेस हाईवे या कुछ ऐसा बनाना था, एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे बनाने के लिए 200 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल निकल के आ रहे हैं 15 साल में, तो हमने यहाँ पर रख दिया 200 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। अब जैसे ही हमने ये NF को 200 बढ़ाया, 2 से 200 किया, तो आपको पता है कि यहाँ पर अलाउेबल स्ट्रेन घटेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पर पहले 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल के लिए 0.005 स्ट्रेन अलाउेबल था,
अब वहीं पर 200 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल के ये अलाउबल घट के हो गया सपोज 0.003 घटेगा। इसका मतलब ये जो आपने सड़क बनाई थी पहले, वो तो 150 mm जब आपने थिकनेस रखा तो ये बॉटम पे 0.005 का स्ट्रेन दे रहा था हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन, लेकिन आपको चाहिए कितना 0.003, ज़्यादा निकल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको इसकी डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो अब जहाँ पर पहले 150 था, अब हमको इसको हटाना पड़ेगा और 180 का सपोज मान लो कि 180 mm की हमको थिकनेस देनी पड़ जाएगी। यानी जितनी अच्छी रोड बना रहे हैं हमारी थिकनेस रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक्सप्रेस वे के लिए हमने बोल दिया, फिर 180 mm का रोड बनाएंगे। अच्छा, ये काम हम ये भी तो कर सकते थे कि थिकनेस उतनी ही रखते, लेकिन ये यंग्स मॉडुलस हम बढ़ा देते। यानी हम मटेरियल थोड़ा अच्छा लगा रहे हैं, बिटुमिन का ग्रेड बढ़ा दे रहे हैं और जो भी एग्रीगेट है उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ा दे रहे हैं जो मिक्स में लग रही है। और हमने कहा कि हम रखना चाहेंगे 150 mm ही, लेकिन हम जो मटेरियल लगा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा लगा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे कि फिर से वापस को लेके आओ और तुम कहोगे एक्सप्रेस वे के लिए मैं 150 की रोड बनाऊंगा, लेकिन इस समय मेरा ई जो कि पहले मान लो मैंने 3000 MPa माना था विलेज रोड के लिए, अब मैं वो ई रखूंगा 3500 MPa। तो हम ये भी कर सकते हैं, अब 3500 MPa जैसे ही आपने ई रखा, ई जैसे ही आपने बढ़ाया, तब यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन कम होकर के आ गया 0.003 मान लो सपोज। ऐसा क्यों हो जा रहा है कि यंग्स मॉडल्स बढ़ा देने पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेन कम हो जा रहा है? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ई का फॉर्मूला क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब पहले के केस में जब विलेज रोड थी तब भी 150 की ही थिकनेस थी और लोड उतना ही लग रहा था 20 किलोमीटर का, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होने, अब जब आप वो रोड बना रहे हैं एक्सप्रेस वे, तब भी 20 किलोमीटर का ही लोड लगा हुआ है, थिकनेस उतनी है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेम ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब नीचे जो स्ट्रेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और जब हम ई बढ़ाएंगे यंग्स मॉडुलस, तो इसका मतलब स्ट्रेन हमारा घटेगा। जितना ज़्यादा हम स्टिफ मटेरियल लगाने जा रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेन कम होता जा रहा है। तो स्ट्रेन कम हो गया, पहले 0.005 था, अब 0.003 पहुँच गया, कम हो गया। हमारा अवेलेबल कितना चाहिए था हमको 0.003, तो ठीक है हम सेफ हो गए, हमने मटेरियल अच्छा लगा दिया। लेकिन एक चीज़ और देखो, जब हमने ये फॉर्मूला लगाया था तो उसमें एक और चीज़ आ रही है, वो आ रही है MR, एक तरह से ई यंग्स मॉडुलस मान लो यहाँ पर, या रेजिलिएंट मॉडुलस। ई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इसका मतलब जैसे ही हमने मटेरियल को थोड़ा स्टिफ बनाया और यंग्स मॉडुलस बढ़ाया, तो अलाउेबल स्ट्रेन हमारा और घट गया। तो जो हम मान के चले थे कि 0.003 है हमारा अलाउेबल स्ट्रेन, वो अब 0.0025 हो गया। यानी ये जो तुमने ये माना था 0.03, वो गड़बड़ हो गया, केस फेल हो गया। इसलिए जब भी हमको सड़क ऐसी बिछानी है कि हम उसमें चेंज कर रहे हैं मटेरियल, तो हमको फिर से देखना पड़ेगा कि अलाउबल स्ट्रेन अब कितना हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं तो हमारा अलाउबल स्ट्रेन हमारा कम हो जा रहा है, सॉरी यंग्स मॉडुलस बढ़ा रहे हैं तो अलाउबल स्ट्रेन हमारा कम हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जैसे ही हमने ई को बढ़ाया, ई को बढ़ाने से क्या किया, तुमने मटेरियल को स्टिफ कर दिया। अब मान लो एक है तुम्हारा कंक्रीट जिसका ई ज़्यादा होता है, कोई 70 MPa होता है, 70 GPa होता है, और दूसरा है यंग्स मॉडुलस ई जो कम है, सपोज वो है रबर का कुछ होता है 0.1 GPa, बहुत कम। अब एक तरफ है कंक्रीट जो हाई स्टिफ है और एक तरफ है रबर जो बहुत सॉफ्ट है, स्टिफ है, सही नहीं उसमें कुछ। अब जैसे ही हम ये कंक्रीट की तरफ ट्रेंड करेंगे, कंक्रीट का क्या है कि स्टिफ मटेरियल होने की वजह से कम स्ट्रेन पर ही ये क्रैक कर जाता है, क्योंकि ये मटेरियल स्टिफ है। अगर मैं कंक्रीट और रबर दोनों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊँ, तो सपोज ये कुछ हमारा कंक्रीट का आया, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन, और रबर का कैसा होता है हमारा कुछ ऐसा। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम कंक्रीट की तरह बना रहे हैं अपने बिटुमिन को, हम उसको स्टिफ कर रहे हैं, तो स्टिफ करने से क्या है कि
कम ही टेंसाइल स्ट्रेन पे वो क्रैक बन जाता है। लेकिन रबर के केस में क्या है कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्टिफ नहीं है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेन झेल सकता है। और यहाँ पर हम ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर रबर का जो ये मॉडुलस ई कम है, स्लोप देखते हैं ना, ये रबर का है और ये हमारा कंक्रीट का है। कंक्रीट का स्लोप ज़्यादा है इसलिए ई बहुत ज़्यादा है, रबर का ई कम है, स्लोप कम है। रबर के केस में वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेन वो ज़्यादा अलाउ कर सकता है बिना क्रैक हुए। और जबकि कंक्रीट में क्या है, क्योंकि कंक्रीट थोड़ा स्टिफ है, वो कम उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेन अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो क्रैक पड़ जाता है। इसलिए फॉर्मूले में देख करके हम ये बता सकते हैं कि जैसे ही हमने मटेरियल को स्टिफ किया, कंक्रीट की तरफ किया, तो हमको अलाउेबल स्ट्रेन को कम करना पड़ेगा। और जब हम मटेरियल को सॉफ्ट करेंगे यानी ई कम रखेंगे, रबर की तरफ टेंड करेंगे, तो हम उसमें स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रबर खींच सकती है बिना क्रैक हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि रबर हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि रबर हमारी ज़्यादा सॉफ्ट है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अब यहाँ से तो जैसे कंक्रीट है, हमारा कंक्रीट क्या है कि फेल होने से पहले कितना स्ट्रेस झेल ले। रबर मान लो कि यहाँ पे जाकर के कंक्रीट हमारा फेल हो गया और यहाँ पर रबर जो है वो फेल हो रहा है बहुत दूर जाकर के, बहुत लंबा तक बढ़ गया। सपोज रबर हमारी यहाँ से जाकर के यहाँ कहीं फेल हो रही। अब मैं तुमसे पूछूं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम कहोगे कि किसमें स्ट्रेस ज़्यादा झेलने जा रहा है। अब देखो कंक्रीट भले ही कम स्ट्रेच बढ़ पाया, लेकिन उसने स्ट्रेस इतना झेल लिया। रबर फेल होने से पहले यहाँ तक आया, उसने हमारा स्ट्रेस कम झेला यहाँ तक, सिर्फ इतना। तो हमारा कंक्रीट ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, रबर हमारा वीक हुआ। कंक्रीट मान लो फेल हो जाएगा हमारा 20 MPa में, तो रबर हमारी फेल हो जाएगी सपोज 2 ही MPa में। रबर वीक है और कंक्रीट स्ट्रांग है। भले ही कंक्रीट का इलास्टिक मॉडुलस ई ज़्यादा है, तो क्या वो स्ट्रेच कम हो पा रहा है, वैसे इतना ही स्ट्रेच हो पा रहा है फेल होने से पहले, लेकिन रबर का ई थोड़ा कम है, तो रबर फेल होने से पहले वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पर है, जितना आप सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करोगे अलाउबल स्ट्रेन आप उतनी ज़्यादा रख पाओगे। ठीक है, पूरा सार यही था। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या था, रटिंग का क्राइटेरिया। रटिंग क्राइटेरिया में भी सेम चीज़ है। रटिंग का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, NR इज इक्वल टू 4.1656 इंटू 10⁻⁸। फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको कोई भी, 1 स्ट्रेन भी मल्टीप्लाई 4.5337। रटिंग क्या होती थी, जिस समय सड़क पे अपर सरफेस पे 20 mm का डिप्रेशन आ जाए, उस समय नंबर ऑफ पासेस कितने हो रहे हैं, वो हमारा रटिंग लाइफ होती थी। इसको फिर से मैंने चेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया फॉर्मूले को, तो हमको निकल के आ गया स्ट्रेन की पावर 4.5337 इज इक्वल टू 4.1656 10⁻⁸ डिवाइड बाई 1/NR। अगर हमको विलेज रोड बनानी है, 2 मिलियन स्टैंडर्ड का ही लोड चल रहा है, तो अलाउबल स्ट्रेन हमको ज़्यादा रख सकते हैं। और अगर हमको 200 MSA यानी एक्सप्रेस में बनाना है, तो अलाउबल स्ट्रेन हमारा कम हो जाएगा। सेम ऊपर वाला केस है। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट की बात नहीं चल रही है, क्योंकि रटिंग डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ सबग्रेड पे। तो ये जो हम स्ट्रेन वर्टिकल निकाल रहे हैं, वो कहाँ निकाल रहे हैं, सबग्रेड के टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेन लग रहा है, वर्टिकल स्ट्रेन लग रहा है। चलिए अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो हमको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं कि डिजाइन ए बिटुमिनस पेमेंट विद द ग्रैनुलर बेस एंड सब बेस लेयर यूजिंग फॉलोइंग इनपुट डाटा। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है सीधा IRC कोड में दे रखा होगा, अगर आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसमें नीचे एक एग्जाम्पल है, मैंने डायरेक्टली वही एग्जाम्पल उठा लिया है। कह रहा है कि 4 लेन डिवाइडेड करीजिए। 4 लेन डिवाइडेड करीजिए का मतलब क्या होता है, ये बीच में डिवाइडर है और 4 लेन है, तो 2 लेन ऊपर है 2 लेन नीचे है, तो ये हो गया हमारा 4 लेन डिवाइडेड करीजिए। तो इसके लिए अगर हम LDF निकालेंगे तो कितना होगा,
0.75 क्योंकि डिवाइडेड कैरेज वे है। और दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि जब भी डिवाइडेड कैरेज वे होगा तो आपको यूनिडायरेक्शनल व्हीकल ट्रैफिक लेना पड़ेगा और उसमें आप LDF 0.75 अप्लाई करेंगे। अच्छा, और क्या दे रखा है कि इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब कि ये हमको डायरेक्टली ए दे दिया इसमें 5000 कमर्शियल व्हीकल पर डे। टू वे में है, लेकिन ये टू वे में है तो हमको सिंगल वे बनाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइडेड कैरेज वे है। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, मैंने कहा था कि जब जिस समय कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल निकालना। तो अगर कभी ट्रैफिक सर्वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के टाइम पर या प्रिपरेशन के टाइम पर कभी हम सर्वे करते हैं तो उसको हम उस टाइम पीरियड के लिए बढ़ा देते हैं। तो इसको हम बी बोलते थे और इसको हम ए बोलते थे। जब हमने CSA का क्वेश्चन लगाया था पिछले वाले चैप्टर में तो आपने देखा था कि ए बराबर होता था कुछ P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R की पावर T। लेकिन यहाँ पर इसने पहले ही दे दिया कि एट द ईयर ऑफ कंप्लीशन हमने डाटा दे रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, ए को आपको आधा करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा डिवाइडेड कैरेज वे है। डिवाइडेड कैरेज वे में जब भी हम LDF लगाते हैं तो यूनिडायरेक्शनल चैनल के लिए लेते हैं। इसने टू वे पर अपना ट्रैफिक स्टडी कर दिया तो ए हो जाएगा हमारा 2500 यूनिडायरेक्शनल CVPD। और क्या रखा है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट पर एनम 6% यानी R दे रखा है इसने। डिजाइन लाइफ पीरियड दे रखा है 20 साल, ये हमारा N। व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता था F, ये दे रखा है 5.2 टेकन टू बी सेम फॉर बोथ डायरेक्शन। कोई मतलब नहीं। इफेक्टिव CBR ऑफ अपग्रेड एस्टिमेटेड फॉर द प्रोसीजर गिवन इन एग्जांपल 2.1 7%। चलो CBR भी ऐसे दे रखा है 7%। और क्या दे रखा है कि मार्शल मिक्स डिजाइन carried out on bituminous mix to be used in bottom bituminous layer for an air void content of 3% resulted in an effective bituminous content of 11.5%। देखो कह रहा है कि जो एक मार्शल मिक्स हमने डिजाइन किया है, जो हमको टॉप पे एक बिटुमिन की लेयर बिछानी होती है। देखो मैंने बताया था कि जो बिटुमिन की लेयर है वो दो बार में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है अपनी DBM डेंस बिटुमिन मैग्नम और दूसरा होता है बिटुमिनस कंक्रीट। इसको टोटल हम कह देते हैं सरफेस कोर्स हमारा, और ये हमारी बिटुमिन की लेयर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो हमने DBM जो बनाया है वो हमें मार्शल मिक्स से बनाया है। हम जो भी ये बिटुमिन का कंक्रीट बनाते हैं या बिटुमिन का मैग्नम बनाते हैं वो एक किसी प्लांट में मिक्स डिजाइन करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो मिक्स डिजाइन करने के बाद हमने बताया कि कितना % एग्रीगेट है, कितने % बिटुमिन मिलाओ, कितने % एयर मिलाओ, कितने % ये अपना फिलर मिलाओ। तो ऐसे करके उसने डाटा दे रखा है कि मार्शल मिक्स के थ्रू हमें ये पता है एयर वॉइड कंटेंट कितना है मिक्स में 3% और बिटुमिन कंटेंट कितना है, इफेक्टिव बिटुमिन कंटेंट VBE 11.5%। ये हमारे मिक्स डिजाइन का डाटा है जिसने दे रखा है। कहाँ पर DBM, क्योंकि DBM हमारे नीचे क्लियर है और यहीं पर हमारा हॉरिजॉन्टल टोटल क्रिटिकल होता है। खैर ये सब आगे देखेंगे। अब कह क्या रहा है कि डिजाइन ए बिटुमिनस पेमेंट विद अ ग्रेनुलर बेस एंड सब बेस लेयर्स यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट डाटा। डिजाइन करने के लिए हमसे कह रहा है, अब दो क्राइटेरिया थे, एक फटीग का और एक रटिंग का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि निकालते हैं कि व्हीकल कितने जा रहे हैं, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले निकाला CSA। इसका फॉर्मूला को पता था 365 1 प्लस R की पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई R इंटू A D और F। 365 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R कितना है, ग्रोथ रेट दे रखा होगा इसमें, ये दे रखा है 6% की ट्रैफिक ग्रोथ 0.06। कितना डिजाइन पीरियड है 20 साल माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है, मैंने बताया था कि हमको डिवाइडेड करने के लिए यूनिडायरेक्शन लेना पड़ता है यानी 2500। अगर यहीं पर ये डिवाइडेड ना बोलता तो हम पूरा 5 ले लेते और तब हम LDF लगाते कुछ और 0.5 लगा देते। खैर यहाँ पर 2500 लेंगे। D क्या है हमारा, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.75 और F है हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर जो क्वेश्चन दे रखा है 5.2।
5.2 लेना है। ठीक है, यहाँ से देखो कितने मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल हमारा ट्रैफिक निकलना है, 15 साल तक चलेगा। वन 3091072.7 कितने मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, यानी 10⁶ कर दो। क्या जाएगा, 131.1 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। ये है हमारा ट्रैफिक जो पूरे डिज़ाइन लाइफ के दौरान उस पेमेंट से चलने वाला है। अच्छा, और अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि अलाउेबल स्ट्रेन कितना होना चाहिए फटीग क्राइटेरिया से। तो अलाउेबल स्ट्रेन फटीग क्राइटेरिया, फटीग क्राइटेरिया क्या कहता था, उसके हमारे दो फॉर्मूले थे। NF इज इक्वल टू 2.21 सॉरी 1.6064 इंटू C इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटवीन लेयर 3.89 1 मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट या IEMC मॉडुलस 0.854, और ये होता था हमारा 80% रिलायबिलिटी के लिए। लेकिन हमको कौन से रिलायबिलिटी वाला यूज़ करना फॉर्मूला, 80% के 90%? उसके लिए कोड ने एक जगह लिख रखा था कि अगर 20 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल से ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो आपको हमेशा 90% रिलायबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, हमको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा, NF इज इक्वल टू 0.5161, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁴ इंटू C इंटू 1 स्ट्रेन T इसकी पावर 3.89 इंटू 1 MR इसकी पावर 0.854। अब C क्या है, C हुआ करता था 10⁻m, यहाँ M क्या होता था, M था 4.84 इंटू VB अपॉन P प्लस VA माइनस 0.69, ये है हमारा M का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमको पता चला कि उसने मार्शल मिक्स डिज़ाइन क्यों दे रखा था, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए विटामिन का वॉल्यूम कितना है और एयर का वॉल्यूम कितना है। कितना दे रखा है इसने, विटामिन का वॉल्यूम 11.5 और एयर का वॉल्यूम 3। ठीक है, तो फॉर्मूला रखते हैं, तो 4.84 इंटू 11.5 प्लस 3 माइनस 0.69, क्या निकल के आता है, 0.5, ये निकला M। तो यहाँ से 10⁻m निकल के आ जाएगा 3.155, ये हमारे C की वैल्यू होगी। अच्छा, और क्या चाहिए, हमको चाहिए रेजिलिएंट मॉडुलस किसका, विटामिन का, क्योंकि हम फटीग क्राइटेरिया निकाल रहे हैं, विटामिन फिल होने वाला है। तो विटामिन का मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंट कितना होता है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। अब हम मान लो कि DBM यूज़ कर रहे हैं
ठीक है, और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है तो हम VG40 यूज़ करेंगे। और सपोज अगर हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए टेम्परेचर ले लिया तो कितना होना चाहिए हमारा इलास्टिक मॉडुलस बिटुमिन का, देख लेते हैं वहाँ पे जा करके। ये कुछ टेबल बनी थी, ठीक है। VG40 हम यूज़ करने जा रहे हैं और मैंने कहा कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर होता है, तो उस समय विटामिन का MPa 3000 MPa है, MR है विटामिन का 3000 MPa, ठीक है। तो इसको रखो 3000 MPa। अच्छा, कितना हम चाहते हैं कि कितने व्हीकल चल जाए पूरी डिज़ाइन लाइफ के दौरान? NF है 131 NF है, तो इसको रखोगे 131 ये है हमारा नंबर ऑफ व्हीकल जो हम चाहते हैं कि चले। तो उसके लिए हमको यहाँ निकालना है कि ये कितना है, अलाउेबल हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन कितना है, ये हमारे लिए, ये हमको जानना है। तो सीधा फॉर्मूले में रख दो, कैलकुलेटर चलाना अगर आपको आता है तो आप सीधा एक क्वेश्चन बना सकते हैं। सॉल्व कीजिए आप किसके लिए, टेंसाइल स्ट्रेन के लिए 0 ठीक है। यहाँ से निकल के आता है की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁴। ये हमारे अलाउेबल स्ट्रेन हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन। कम से कम इतना, जितना भी टेंसाइल स्ट्रेन आए पेमेंट पे, इससे कम ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, रटिंग का क्राइटेरिया। तो रेटिंग क्राइटेरिया से हमको NR की वैल्यू पता थी, NR का फॉर्मूला, क्योंकि हम 90% लाइबिलिटी लेके चल रहे हैं तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1.41 10⁻⁸ इंटू 1 स्ट्रेन वर्टिकल ऑफ सबग्रेड 4.5337। कितने 121 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल यहाँ से पास कर जाए, इसके लिए कितना स्ट्रेन अलाउबल होगा, यहाँ से फिर से निकालो। ये निकल के आया 3.0 इंटू 10⁻⁴। ये है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये सबग्रेड है, सबग्रेड पर कितना अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेन ला सकता है वो ये है। ठीक है, अब क्या है कि हमको ये सारी वैल्यू तो पता चल गई, अब हमको करना क्या है कि सॉफ्टवेयर में वैल्यू रखनी पड़ेंगी। तो सॉफ्टवेयर में वैल्यू कितनी इसकी रखनी है, सबसे पहले तो जो सबसे ऊपर की लेयर है, ये हमारे पास 3-4 लेयर है, ये हमारा सबग्रेड है और ये हमारी विटामिन की लेयर है। विटामिन की लेयर के लिए हमको क्या चाहिए था, MR और पॉइजन रेशियो और थिकनेस कितनी है।
ये कितना है, ये कितना है, अभी उनको पता नहीं। मान लो मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर में रखने के लिए आपको पहले प्रिलिमिनरी कोई भी आइडिया से रखना पड़ेगा इटरेशन करने के लिए। तो मान लो कि हमने बिटुमिन की थिकनेस रख दी, बिटुमिन लेयर ये है इतना ऊपर वाला 140 mm, चलो यानी बिटुमिनस कोर, तो हमने दो पार्ट में बांटा है, ऊपर वाला बिटुमिन कंक्रीट है और नीचे वाला DBM। तो ये पूरी बिटुमिन की लेयर है। तो बिटुमिन की लेयर की थिकनेस 140 mm। और इसके अलावा नंबर 2 क्या था, क्योंकि ये एक ही ग्रेनुलर बेस और सब बेस है, तो इसके लिए ग्रेनुलर लेयर नंबर 2 रहेगी हमारी। ग्रेनुलर लेयर रख दिया मैंने, सपोज 500 mm, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारी, कौन सी लेयर, सबग्रेड लेयर। इसकी तो थिकनेस एक्चुअली तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 500 है, ये हमारा 140 है। और इसके लिए मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना है ये बताना है। म्यू के साथ म्यू तो हमको 0.35 पता ही है, सबके लिए 0.35 होता है। और इसके लिए भी हमको नहीं पता, और लेकिन इसके लिए हमको म्यू पता है 0.35 होता है, ठीक है। तो निकालते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस फॉर, पहले तो सबग्रेड के लिए निकालना पड़ेगा। सबग्रेड के लिए क्या होता था, दो फॉर्मूला हुआ करते थे, पहला था 10 × CPR, कब, जब हमारा 5% या उससे कम है। और दूसरा क्या था, काफ़ी कठिन फॉर्मूला था, 17.6 × CBR की पावर 0.64 फॉर CBR ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर 17.6 CBR क्योंकि हमारा 7 है, 7% 0.64 निकल के आ गया सीधे। (61.14 MPa। अब हम निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सब बेस और बेस। ये था हमारा 0.2 × h की पावर 0.45 × MR ऑफ सबग्रेड। ये कितना निकल के आ जाएगा, h रखना है कितना, हाइट कितनी हमने मान लिया है 500 मान लो, h रख दो 500। लार्ज 1.14, ये आ गया हमारा 150 MPa, ठीक है। तो ये एक वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई। अब हम सारी वैल्यू अपने सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को कौन से पेज में रखना है, ठीक है। तो इलास्टिक मॉडुलस ये कितना रखोगे, बिटुमिन का लेयर है, हमने 3000 निकाल लिया है। पॉइजन रेशियो तो सही है, पॉइजन रेशियो सही है, इसका भी पॉइजन रेशियो सही है। अच्छा यहाँ पर 140 500 मैंने वही रख दिया, एक्चुअली इसको थोड़ा अलग होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, भी देखते हैं क्या रखता है। और इलास्टिक मॉडुलस सेकेंड वाली लेयर का क्या है 200 MPa, और ये थर्ड लेयर सबग्रेड है, इसका निकल के आ रहा था 61.14 MPa। थिकनेस प्रिलिमिनरी हमको मानना है, देखते हैं कितना है। व्हील लोड 20 kN उतना ही रखेंगे। टायर प्रेशर 0.56 हमेशा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। अब डेप्थ कितनी है पहले पॉइंट के लिए, देखो क्या रखा है सॉफ्टवेयर में। ये मान लो कि ये इसने रिजल्ट निकाला,
190 और 480। चलो, यानी प्रिलिमिनरी इसने थिकनेस मानी थी बिटवीन की 190, ये चीज़ है 190 mm और ये है 480 mm। 480 क्या थिकनेस, बिटवीन की थिकनेस है 180, उसके बाद सब बेस और बेस कोर्स दोनों को मिला करके है 480 और ये है सॉरी 190। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा ये होता है बिटवीन के जस्ट नीचे वाला, तो उसकी डेप्थ क्या है 140 और 140। रेडियल डिस्टेंस पहले पॉइंट क्या है जो टायर के जस्ट नीचे है उसके 0 और जो उससे 155 mm आगे, ये हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया बिटवीन के जस्ट नीचे। पॉइंट 3 है कितना, अच्छा यहाँ पर 140 नहीं होगा 190 होगा, ये है 190 बिटवीन के लिए मान रखा है और ये भी 190। पॉइंट 3 क्या है, सबग्रेड का टॉप पॉइंट, सबग्रेड हमारा ये है इसका टॉप पॉइंट। अब ये डिप्थ कितनी है देखो 190 बिटवीन की प्लस 480 दोनों का समेशन 0 670 है कि ये है मान लो 670 हो गया, ये भी 670 हो गया। ठीक है, तो अब रेडियल डिस्टेंस 0 और 155 सेम क्रिटिकल पॉइंट एक ही है और एक ही है। व्हील सेट 2 डुअल भी लगा रहे हैं और हम सबमिट करते हैं, तो जो अगली स्क्रीन आती है वो कुछ ऐसी आती है। ठीक है, तो इस स्क्रीन में देखो पहली चीज़ हमने क्या क्या रखा था, 3 लेयर बनाई है। 3 लेयर क्यों, पहली बिटवीन, दूसरी कौन सी, दोनों का समेशन, और तीसरी सबग्रेड लेयर। ये है पहला बिटवीन लेयर, दूसरी बेस सब बेस, तीसरी सबग्रेड। ई वैल्यू हमने मान रखी थी कितनी, बिटवीन की 3200 निकाली थी हमने बेस सब बेस की, और ये निकाला है 62, ये 61.14 निकल के आया था, उसने 62 ले लिया है। ये है हमारा सबग्रेड। म्यू वैल्यू पॉइजन रेशियो 0.35 तीनों का ले लिया है। थिकनेस 190 mm और 480 mm, ये 190 और 480। सिंगल व्हील लोड 20 किलोन्यूटन का, 20,000 न्यूटन। टायर प्रेशर 0.56, डुअल व्हील कंडीशन लेके चल रहे थे। ठीक है, अब देखो इसने रिजल्ट किस तरह दिया, जेड मतलब डेप्थ 190 190 190 190। ये क्या बता रहा है कि अब सपोज ये मैंने लेयर बना दी, ये हमारा सबग्रेड, ये है बेस प्लस सब बेस और ये है हमारी बिटवीन के लेयर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा 190। अब ये 4 वैल्यू इसलिए लिख रहा है क्योंकि पहले इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि टायर के जस्ट नीचे वाला पॉइंट, तो उसकी रेडियल डिस्टेंस 0 और ये 0। ये 190 वाला पॉइंट क्या है, इस वाली लेयर पे पॉइंट, यानी क्योंकि इंटरफेस पे तो 2 लेयर आ गई, एक तो हमारी बिटवीन की लेयर है और दूसरी हमारी ग्रैनुलर लेयर है, दोनों ही 190 पे है। 190 पे बिटवीन की बॉटम लेयर और 190 पे ही बेस सब बेस के अपर लेयर होगी। तो इसने क्या किया कि जो अपनी ऊपर की लेयर है वो है बिटवीन की लेयर, तो नीचे की लेयर वाले में इसने एल लिख दिया। लोअर लेयर कौन सी है, बेस सब बेस। तो 190 वाला पॉइंट जो हमारा बेस सब बेस का है उसको उसने एल से डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो पहले तो हमारा 0 वाला पॉइंट यानी टायर प्रेशर के जस्ट नीचे वाला पॉइंट, उसमें भी हमको देखना है कौन सा, जो ऊपर है बिटवीन का। उसमें भी हमको क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब ये वाला स्ट्रेन। वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेंसाइल स्ट्रेन। ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रेन, तो ये हम देखेंगे सबग्रेड पे, ये हम देखेंगे बिटवीन पे। अच्छा, तो 190 डेप्थ पे और 0 रेडियल डिस्टेंस पे ये है हमारा 0.14 E - 03। इसको हम लिखते हैं कैसे, 0.140 × 10⁻³ अब 190 ही डेप्थ पे 155 रेडियल वाला, यानी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो इसके मिडिल पॉइंट पे यहाँ कहीं आया है, और ये दूसरा टायर प्रेशर। तो इस वाले पॉइंट पे ये दिखा रहा है कितना,
0.1458, यानी यहाँ पर कितना लग रहा है 0.1458 इंटू 10⁻³ का स्ट्रेन। कौन बड़ा है? ये नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ज़्यादा कट कर रहा है। इस पॉइंट पे स्ट्रेन आ रहा है 0.1458 इंटू 10⁻³। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन। अब देखते हैं नीचे 670 क्यों हो गया? 190 ये है और 480 ये है। तो 670 पे पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है ये चौथा है। ये बाकी 4 पॉइंट क्यों? एक जस्ट ऊपर के और एक जस्ट नीचे वाला। एक क्रिटिकल पॉइंट है और एक क्रिटिकल पॉइंट है। हमको कौन सा लेना है? लोअर वाला, क्योंकि हम सबग्रेड की बात कर रहे हैं। सबग्रेड कहाँ है? नीचे। तो हमने एल वाले पॉइंट चुने, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट। पहले 0 वाला पॉइंट और फिर 155 वाला पॉइंट। 0 वाले पॉइंट पे वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना लग रहा है? 0.2312, यानी यहाँ पर है 0.2312 इंटू 10⁻³ का। और 155 वाले पॉइंट यानी इस वाले पॉइंट पर है 0.244। ये 0.244 ज़्यादा बड़ा है, 244 10⁻³ तो ये वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन हमारी मैक्सिमम क्या है? 0.244 इंटू 10⁻³ माइनस क्यों लगा रखा है? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेन है। यहाँ पर ये प्लस में वैल्यू क्यों रखी? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन है। टेंशन को प्लस लेता है और कंप्रेशन को माइनस लेता है। तो खैर हमें प्लस और माइनस से मतलब नहीं, हमें देखना है कि वैल्यू कितनी है। बिटुमिन के बॉटम लेयर पर है 0.14 10⁻³ का टेंसाइल स्ट्रेन। अब देखते हैं कि अलाउएबल कितना था। अलाउएबल हमने निकाला है टेंशन के लिए 1.5, यानी हम सेफ है। ये ज़्यादा है अलाउएबल हमारा, वो अलाउएबल से कम है, तो ठीक है। और दूसरी चीज़, अच्छा ये भी देख लेते हैं कि रटिंग के लिए हमने कितना निकाला था? 3 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, और उधर आया कितना है? उधर आया है 0.244 इंटू 10⁻³ ये बड़ा है। हमारा अलाउएबल कितना था स्ट्रेन वर्टिकल? 3 इंटू 10⁻⁴ था ना, तो इसको वैसे लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 10⁻³। अब देखते हैं, अब दोनों ये सेम रहे। तो इसमें वर्टिकल स्ट्रेन हमारा कम रह गया और अलाउएबल हमारा ज़्यादा था, तो इसलिए हम वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन में भी सेम है। तो ये जो हमने डिज़ाइन की है वो करेक्ट है। तो अगर कोई पूछेगा कि कितना पेमेंट बिछाओगे, तो हम कहेंगे कि 190 का बिटुमिन का वो बिछाएंगे टॉप लेयर, और 480 की हम ग्रेनुलर से बेस और बेस लेयर बिछाएंगे। तो इस तरह हम कुछ करते हैं पेमेंट डिज़ाइन। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।